ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा बहुत अहम लेक्चर है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रेलेवेंट और इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और उससे रेलेवेंट आगे के टॉपिक्स को आज हम कवर करना चाहेंगे। और आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं ये डिस्क्राइब करना चाहूँगा आप लोगों को कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या ज़रूरत महसूस हुई और क्यों हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टर्म इंट्रोड्यूस करा गया। बेसिकली शुरू में हमारे पास प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर 1950s में अगर हम देखें तो वहाँ उस ज़माने में जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनते थे वो बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर होते थे और उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती थी। तो जिसके बिना पे हम जब सॉफ्टवेयर बनाते थे, हम सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते थे तो पर्टिकुलर किसी एक टास्क के लिए करते थे, पर्टिकुलर किसी एक छोटे से डिपार्टमेंट के छोटे से पोर्शन के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आया 1950s के बाद, जैसे जैसे उसमें एवोल्यूशंस आती चली गई, उसकी डिमांड बढ़ती चली गई, तो प्रॉब्लम ये आने लगा कि हम लोगों ने फिर उसी मेथड से, जिस मेथड से हम पहले 1950s में जो मेथड हम यूज़ करते थे सॉफ्टवेयर बनाने का, उसी मेथड को हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में यानी 1960s और उसके बाद हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया और उसको इस्तेमाल किया। प्रॉब्लम ये आया कि हमारे पास उस सॉफ्टवेयर की तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाता था और ना रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने की वजह से हमें प्रॉब्लम ये आती थी कि हमारा सिस्टम इतना, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता था कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, वो इतना एफिशिएंट नहीं था या किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता था परफॉर्मेंस बेस वाइज, और उसका बजट भी हमें जितना हम एलोकेट करते थे कॉम्प्लेक्स होने की वजह से वो बजट को भी वो टैकल नहीं सही तरीके से कर पाता था। तो 1960s में जब इम्प्रूवमेंट आई हार्डवेयर के हवाले से और उसके हवाले से हम सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट जिस तरह बढ़ती चली गई और जिस तरह से हमें पावरफुल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होने लगे और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड होने लगे, तो ऐसी सूरत में हमें प्रॉब्लम ये आने लगी कि हम लोगों ने जो पिछली टेक्निक्स है जिसको हमने यूज़ किया उसके हवाले से हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट थी फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी हमारे जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की। मिसाल के तौर पे आजकल के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, आजकल हम कोई अगर ERP सिस्टम बनाते हैं तो ERP सिस्टम के कहीं एक फीचर्स होते हैं, कहीं एक कॉम्पोनेंट्स होते हैं और कहीं एक डिपार्टमेंट के लिए वो डेवलप किया जाता है। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम एक शख्स है वो कोई एक सॉफ्टवेयर बनाता है, किसी की एक सिंपल सी वेबसाइट बनाता है, तो वो तो बना लेगा कुछ दिनों में, लेकिन अगर वो ERP सिस्टम को अगर लेके उस सिस्टम को डेवलप करता है तो इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम को टैकल ही नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास पूरी एक टीम ऑर्गेनाइज्ड ना हो, इसके अलावा डिपार्टमेंट ना हो। मिसाल के तौर पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट रिस्क एनालिसिस का डिपार्टमेंट होता है, इसके अलावा क्या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है और इस तरह नंबर ऑफ डिपार्टमेंट हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। वो सारी चीज़ें उसमें उसके ना होने की वजह से आपके बजट, टाइम और सॉफ्टवेयर इटसेल्फ रिस्क पर होगा। तो इस हवाले से सॉफ्टवेयर क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे जिसकी बुनियाद पर हम लोगों ने यानी इंसान ने सोचना शुरू किया कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। तो 1960 में क्या बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किया गया और इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए इसको रिज़ॉल्व किया गया और इसके रिज़ॉल्व के नतीजे में हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम को सफ़र किया और उसमें ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ओल्ड टूल्स और उसकी टेक्निक फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे नई रिक्वायरमेंट्स को। इसके अलावा हम जो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे थे वो हम काफ़ी लेट, यानी टाइम का बड़ा इशू था, जो हम डेडलाइन देते थे उस डेडलाइन को हम मीट नहीं कर पाते। इसके अलावा हम जो प्रोजेक्ट का ओवर बजट होना वो बहुत ज़्यादा कॉमन था जिसकी वजह से लॉसेस रेट बहुत ज़्यादा हाई हुए थे। इसके अलावा इसको देखते हुए 1960 में इस क्राइसिस को देखते हुए इंट्रोड्यूस की गई एक टर्म को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि ये सोचा गया कि भाई ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है ये इसके पीछे बैक एंड पे पूरी एक इंजीनियरिंग है
उसके पीछे पूरी एक इंजीनियरिंग है। तो एक कॉन्फ्रेंस में बेसिकली अगर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए उसकी पूरी एक इंजीनियरिंग बैक एंड पे काम कर रही होती है, जब जाके एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर आपके पास आता है। तो इस हवाले से तो इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। इस हवाले से अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफ़ाइन किया, इसकी डेफिनेशन एंड टाइटल किया, उसको प्रॉपर तरीके से उसको डिफ़ाइन करने वाला IEEE वाले थे और उसको ऑर्गेनाइज और मैनेज करने वाले, जिनके मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली ऐसी एप्लीकेशन जो सिस्टमैटिक हो, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो और डिसिप्लिन हो और क्वांटिफाइबल यानी कैलकुलेट हो, जिसको हम कैलकुलेट सही तरीके से कर सकें, जिसको हम लोग सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें, जिसको हम सही तरीके से हम लोग इसको मैनेज कर सकें। ऐसी अप्रोच जो कि डेवलपमेंट के प्रोसेस से भी गुजरे और उसके ऑपरेशनल भी हो, ऐसा ना हो कि जस्ट उसको बना के हम उसको यूज़ ना कर सकें, और जब वो बन जाए तो उसको हम इसमें वो क्वालिटी हो, वो गट्स हों कि जो कि हम बाद में उसको हम मेंटेनेंस कर सकें। मिसाल के तौर पे एग्जांपल, आजकल हम कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे स्काइप। जब हम स्काइप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर अगर हमें कोई फर्दर हमें इन्हांसमेंट की ज़रूरत होती है तो उसमें मेंटेनेंस के पार्ट में रखते हुए उसको बाद में जब वो सॉफ्टवेयर बन के आपके वहाँ इंस्टॉल्ड हो जाता है तो, या फिर व्हाट्सअप की एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि वो फिर कुछ देर के लिए अपडेट होता है और आपके सिस्टम को, आपके सॉफ्टवेयर को वो अपडेट कर देता है, जो कि मेंटेनेंस के पार्ट में आता है आपके। और इसके बाद इस चीज़ को इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम दिया। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ से पहले हमें समझना होगा सबसे पहले SDLC के लेक्चर को, जो कि मेरे प्रीवियस लेक्चर है, उसको पहले समझना पड़ेगा। उसको मैंने उसमें डिटेल में समझाया है कि SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश किया, और उसमें जो पार्ट मैंने कहे हैं वही सारे पार्ट इसके अंदर भी हैं जो कि फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। यानी सबसे पहले इसमें कम्युनिकेशन आता है, जिसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, कम्युनिकेशन के थ्रू होती है बेसिकली रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ये है क्या वाला, इसको हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन बेसिकली जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर, आपके पास कोई क्लाइंट आता है अपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो अपना सबसे पहले प्रॉब्लम बताता है कि मेरे पास सारा काम मैनुअल। इस आगे एग्जांपल ले रहा हूँ, नंबर ऑफ एग्जांपल, उनमें से एक एग्जांपल ये भी है कि वो आपको एक प्रॉब्लम बताता है कि जी मेरे पास एक मैनुअल वर्क चल रहा था और मैं उसको कंप्यूटराइज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था और सर्चिंग का प्रॉब्लम था, डाटा इंसर्शन का, मैं इंसर्ट करता था डाटा, उसमें प्रॉब्लम थी, डिलीशन का मसला था, कोई डाटा मैं सर्च करके उसको डिलीट करना, कटिंग करना पेपर वर्क के ऊपर बड़ा एक हेक्टिक हो जाता है, और फिर उसके बाद उस रिकॉर्ड को फिर कहीं किसी दूसरी जगह पे लिखना या उसको एंटर करना या फिर उसके बाद उसको अपडेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर हम कंप्यूटराइज के हवाले से बात करें, आज से कुछ सालों पहले 90s या 80s के दौर में अगर कोई हमें बाहर से, अगर हमारे पास हम किसी के प्रोडक्ट बना रहे हैं और बाहर से हमारे पास किसी कॉल आती है, बाहर ममालिक में तो वहाँ पर तो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा उस ज़माने में नहीं होता था। तो प्रॉब्लम हमें ये फेस होती थी कि जब भी हमसे वो कोई हमारे अपने प्रोडक्ट की वो कोई अब स्टेटस लेना चाहते थे तो हम स्टेटस बड़ी मुश्किलों से ले पाते थे। मिसाल के तौर पे अगर कहते थे हमारे प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है, तो उस वक्त हम उनको वेट करवाते थे और 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हम उनको वेट करवाने के बाद फिर उसके बाद हम उनको बस रजिस्टर में ढूंढते थे उस तमाम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को, और फिर उनसे कहते थे कि ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास 3 दिन या 1 हफ्ता पुरानी है, अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि रजिस्टर में अपडेट इन्फॉर्मेशन को टाइम बाय टाइम करना एक बड़ी हेक्टिक जॉब और हेक्टिक रूटीन में शामिल होता था। अगर हम यहाँ यही काम बाहर किसी शख्स से कहते थे कि हाँ भाई अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनवानी है तो हमें कोई अगर प्रोडक्ट की स्टेटस लेनी है तो 1 सेकेंड या 1 मोमेंट प्लीज़ कह के क्यों कीज प्रेस करते थे, और उस वक्त अपडेट इन्फॉर्मेशन के पास आती थी जो कि 2 सेकेंड पुरानी होती थी इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटराइज्ड होने से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, जिसका लेक्चर मेरे प्रीवियस लेक्चर में सुन लीजिएगा, जो मैंने SDLC में मैं सारी नॉलेज आपको उसमें देने की कोशिश की है। फिलहाल यहाँ पर मैंने फ्यू इन्फॉर्मेशन आपको दी हैं
तो कम्युनिकेशन में यही होता है कि कम्युनिकेशन में अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और उसके बाद तमाम प्रॉब्लम को बताने के बाद फिर आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, और फिर उसके बाद उसको सोल्यूशन देते हैं। अगर एक प्रोडक्ट बन चुकी है और उसमें भी उन्होंने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है तो वो भी उसका एक कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, और फिर उसके बाद उसको फिर सोल्यूशन दिया जाता है, और उसके बाद जब सोल्यूशन को दे दिया जाता है तो उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनके पास से जो हमारी रेलेवेंट होती है हमारे लिए, और फिर जो रेलेवेंट डाटा हमारे पास आता है तो फिर हम उससे प्लानिंग करना शुरू करते हैं। जब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू आती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के थ्रू आती है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम लोग किसी भी सूरत में प्लानिंग नहीं कर सकते। एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो आपके रियल लाइफ में हो, अगर आपको पिकनिक पार्टी पे जाना हो या फिर आपने कोई रियल लाइफ से कोई एग्जांपल आप उठा लेते हैं, सब में सेम सिनेरियो होता है कि जब भी आपके प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या कोई भी आप फॉर एग्जांपल कोई भी आप पिकनिक पार्टी अरेंज करते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें, तो ऐसी सूरत में सबसे ज़्यादा टाइम जितना ज़्यादा आप प्लानिंग में लगाएंगे इतना स्मूथ आपका प्रोजेक्ट होगा और इतना ही आपका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहेगा। यानी एक अंदाजे के मुताबिक आपका 40 to 50% आपका प्लानिंग होनी चाहिए और बाकी 50 to 100% आपका यानी 60% आपका इम्प्लीमेंटेशन पे आपका फोकस होना चाहिए, मॉडलिंग और इम्प्लीमेंटेशन में आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि जब एक चीज़ आपने सही तरीके से कलेक्ट कर ली, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, आपने उसकी सही तरीके से प्लानिंग कर ली, तो इम्प्लीमेंटेशन में फिर ज़्यादा टाइम नहीं रहता। वरना बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपने कभी देखा होगा कि आपकी प्लानिंग सही नहीं है, तो प्रोजेक्ट जब आप बनाने लगते हैं तो जब हर स्टेप पे हर्डल्स आते हैं, जब हर्डल्स आते हैं तो ऐसी सूरत में आपको बार बार प्रोजेक्ट को रोकना पड़ता है और उसके बाद उसका काफ़ी इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी में भी पड़ता है। तो कहने का मकसद यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जो कि रिक्वायरमेंट का पार्ट होती है। जब आपकी प्लानिंग बेस्ट होती है तो उसके बाद आपको मॉडलिंग करना आसान होती है, और मॉडलिंग के अंदर एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट होता है जो कि आपने प्लानिंग में किया, यानी जो चीज़ आप प्लानिंग में करते हैं उसी का आप एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को मॉडलिंग यानी डिज़ाइन करते हैं। और जब वो चीज़ डिज़ाइन हो जाती है तो फिर इसकी कंस्ट्रक्शन होती है जो जिसमें आप कोड लिखते हैं, और ये सारी चीज़ें बेस किस पे करती है, आपकी प्लानिंग पे बेस करती है और प्लानिंग आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे बेस करती है और ये आपकी कम्युनिकेशन पे बेस करती है। तो कोड के बाद आपकी टेस्टिंग होती है और फिर आपका प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाती है, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद एक साहब थे, ये सजेस्ट किया था एक प्रिंसिपल प्रैक्टिस आपके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की या प्रोडक्ट की या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और ये वही सारी चीज़ें हैं, बस ये थोड़ा सा एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना कम्युनिकेशन और एनालिसिस के थ्रू, फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग करना, प्लानिंग के जो आपको सोल्यूशन मिला है उसकी प्लानिंग करना और उसको डिज़ाइन करना, और फिर उसके बाद उसकी कोड जनरेशन करना और उसको एग्जामिन और एक्यूरेसी के थ्रू उसकी टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस करना। क्वालिटी एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आपका जो क्लाइंट है वो दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। नंबर एक, तीन चीज़ों पे अगर देखा जाए, तीसरा भी फैक्टर है, लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिनको वो फोकस करता है। एक टाइम, एक क्वालिटी। टाइम क्या है, बेसिकली उसने जितना टाइम कहा है, अगर उसने कहा है कि मुझे फॉर एग्जांपल मेरा प्रोजेक्ट आफ्टर 6 मंथ की इस डेट को 7 सितंबर को मुझे प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए, और अगर वो प्रोजेक्ट डिले होता है तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हो सकता है कुछ पेनल्टीज़ लगा दे, हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट फेल कर दे और आपको उसमें बिग लॉसेस हों। दूसरा आपकी क्वालिटी। क्वालिटी की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ये कहलाई जाती है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्वालिटी कहलाई जाती है। तो उसको इंश्योर करना, अगर फॉर एग्जांपल 4 फीचर्स आपके क्लाइंट ने दी हैं, एग्जांपल मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, A, B एंड C एंड D, अगर वो 4 ऑप्शंस या 4 फीचर्स को आप बना के उसको डिलीवर कर देते हैं तो वो उसके लिए क्वालिटी कहलाया जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बेसिकली फिर क्वालिटी लेस हो जाएगा, फिर वो हो सकता है कि उस पर आपके पेनल्टी चार्जेस कर दें। इसके बाद एक और टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम देखा जाए, इसकी जो अप्रोचेस है, जो कि हमने शुरू में कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नथिंग बट डिसिप्लिन, अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये इसकी डेफिनेशन में भी शामिल था। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टर्म बेसिकली क्या है, इसको मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा। मैं ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है, इसको दो चीज़ों में डिवाइड किया। एक है कंस्ट्रक्ट और दूसरा है मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्ट और मैनेजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है और काफ़ी फ़र्क है, और ये इन दोनों से मिलके ही आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनता है, और इसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को शामिल किया गया है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। बस इस चीज़ को आप ज़रा समझ लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन एक डायग्राम मैंने रखी है, इस डायग्राम को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये कंस्ट्रक्ट और मैनेजमेंट का डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक़ है, और इस डेवलपमेंट का आपका सिस्टमेटिक अप्रोच की जो बात कही थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, उससे क्या ताल्लुक़ है। इस डायग्राम को ज़रा देखें तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कंस्ट्रक्ट के ऊपर रैप हुआ है मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन के ऊपर रैप हुआ है पूरा मैनेजमेंट। यानी कंस्ट्रक्शन के अंदर आपकी जो SDLC का पूरा पार्ट है, यानी रिक्वायरमेंट हो गया, डिज़ाइन हो गया, कोडिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये तमाम चीज़ें आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर आती हैं। कंस्ट्रक्शन को जो रैप करता है वो मैनेजमेंट करता है, यानी इन तमाम चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वो ये पार्ट करता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट की प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जब तक आप पूरे प्रोजेक्ट को इनिशियली अच्छे तरीके से प्लान नहीं करेंगे और उसको मैनेज नहीं करेंगे तो आपका ये तमाम चीज़ें फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके अलावा उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना, उसकी क्वालिटी को एश्योरेंस करना, इसके अलावा इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग करना, और इसके अलावा नंबर ऑफ थिंग्स, रिस्क को एनालिसिस करना, चेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर इसमें कॉस्ट एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो कॉस्टिंग लगाना, इन तमाम चीज़, कॉस्टिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन का आता है मैनेजमेंट के अंदर, जो मैनेज करता है पूरे प्रोजेक्ट को, जिसमें कॉस्ट एस्टिमेशन की बात है कि ये प्रोजेक्ट कितने का होगा, तो इसमें कितना प्रॉफिट आपको होगा, यानी डेवलपर को या फिर कंपनी को होगा, और कितने का क्या बोलते हैं बजट में उसके आना चाहिए आपके क्लाइंट के। तो कहने का मकसद यहाँ पर इतना सा है कि ये दोनों से मिलके आपका ये प्रोजेक्ट डेवलप होता है, और जो कि सिस्टमैटिक होता है इन तमाम रूल्स के थ्रू। ये सिस्टमैटिक करता है, इन तमाम चीज़ों को बनाता है, और ये पार्ट है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। आज का हमारा जो टॉपिक था बड़ा इम्पोर्टेंट था, और इसमें हमने आज के टॉपिक में कुछ अहम बातों को डिस्कस किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, जो कि हमारे आगे चल के तमाम टॉपिक को भी कवर करेगा। अगर कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, तो फील फ्री आप मुझे क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। दुआओं की दरख्वास्त बहुत ज़्यादा।